लेट अस सी एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एक्चुअली एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है ये डिस्कस करने के लिए हम थोड़ा अपने पीछे एक चैप्टर जो दिए उस चैप्टर की तरफ आते हैं। दैट चैप्टर वाज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। उस चैप्टर में ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखे अपने। वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या पता चला था कि जब किसी ब्लैक बॉडी को अपन हीट कर देते ताकि उसका टेम्परेचर काफी बढ़ाते, तो बाद में उस बॉडी से जो रेडिएशंस बाहर आते हैं, जो एनर्जी बाहर आती है, वेव्स बाहर आती है, तो वो सारे वेवलेंथ की सारे पॉसिबल वेवलेंथ की रेडिएशंस बाहर आते हैं। यानी बाहर आने वाले जो रेडिएशंस है, रेडिएशंस यानी वेव्स, उनकी वेवलेंथ मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक वाइड रेंज में आती है, कंटिन्यूअस। फॉर एग्जांपल, जिसे मान लीजिए वहां से 100 नैनोमीटर इस वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिल रही है, यानी रेडिएशन बाहर आ रहा, तो 100 के बाद 101 नैनोमीटर ये भी वेवलेंथ का रेडिएशन बाहर आएगा। 102, 103, इतना नहीं तो 100 के बाद 101 नहीं बल्कि 100.1, 100.2, 100.3 ऐसे करते हुए 100.9 होगा और बाद में 101 होगा। इतना नहीं तो 100.1 भी पहले नहीं, 100.01। कहने का मतलब 100 नैनोमीटर और 101 नैनोमीटर के बीच में जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है वो भी वेवलेंथ के रेडिएशंस बाहर आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूअस 100 के बाद 101, 102, 103 इस तरह के वेवलेंथ के रेडिएशंस तो आएंगे ही। और वो कहां तक, तो समझो 2000 नैनोमीटर, तो 100 से लेकर 2000 नैनोमीटर, यानी पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करता हूं मैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर रखा तो उस टेम्परेचर के लिए जो ब्लैक बॉडी से रेडिएशंस बाहर आएंगे उनकी वेवलेंथ कम से कम 100 नैनोमीटर तो मैक्सिमम 2000 नैनोमीटर अगर आती है, तो ये सारे वेवलेंथ के रेडिएशंस इक्वली बाहर नहीं आते। मालूम है तुमको, ये देखा गया था कि 100 नैनोमीटर के कम, यानी आने वाले रेडिएशंस की इंटेंसिटी कम रहेगी 100 नैनोमीटर के लिए, 101 के लिए थोड़ी सी, 110 के लिए समझो बढ़ गई, तो इस तरह का ग्राफ मिला था। एंड सो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम एनर्जी के रेडिएशंस, मतलब उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के रेडिएशंस की एनर्जी मैक्सिमम रही थी। उसके बाद उस वेवलेंथ के बाद फिर से कम, ज्यादा वेवलेंथ के रेडिएशंस कम मात्रा में मिले थे। एनीवे, ये मैटर नहीं है, मुझे ये बताना है यहां कि जो रेडिएशंस बाहर आएंगे उनकी वेवलेंथ मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक के बीच में जितने भी पॉसिबल वैल्यूज होती है सारे वेवलेंथ के रेडिएशंस बाहर आएंगे। That's why this radiation spectrum was called continuous spectrum, मतलब continuous spectrum मिला था। यही बात मेटल्स के लिए भी होती है। लेकिन अगर हाइड्रोजन गैस लिए पर्टिकुलरली एक ग्लास ट्यूब में, समझो ये ग्लास ट्यूब, इस ग्लास ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भर दिए, इसके दो एंड्स के ऊपर 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और इसको कोई भी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ा दिए, गैस का टेम्परेचर बढ़ा दिए, आइदर बाय सप्लाइंग द हीट दैट पोटेंशियल डिफरेंस और बाय एनी अदर मेथड। तो इसका टेम्परेचर बढ़ाने के बाद यहां से जो रेडिएशंस बाहर आते हैं तो वो रेडिएशंस पर्टिकुलर वेवलेंथ के ही रहते हैं।
एक ऑब्जर्व हुआ था, एक रेडिएशन था 410 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ के रेडिएशन बाहर आए थे। उसके बाद 434 नैनोमीटर, ये भी वेवलेंथ के रेडिएशन बाहर आए थे। बाद में 486 नैनोमीटर और 656 नैनोमीटर, ये 4 वेवलेंथ के रेडिएशंस बाहर आए। इनके बीच में 410 से लेकर 656, इनके बीच में 4 वैल्यूज देखो, इंक्लूडिंग दिस टू आल्सो। तो 410 एंड 434 के बीच में जितनी भी नंबर्स आती है उनमें कोई भी वेवलेंथ के रेडिएशंस बाहर नहीं आए। सिमिलरली 436 और 486 में जितने भी नंबर पॉसिबल है, लेकिन उनमें से किसी भी वेवलेंथ यानी 435 नैनोमीटर इस वेवलेंथ का रेडिएशन बाहर नहीं आया, या 440 वो भी नहीं आया। कहने का मतलब 434 के बाद 486 नैनोमीटर के रेडिएशंस बाहर आए और 486 के बाद 656 ये रेडिएशंस मिल जाते हैं। ये सारे वेवलेंथ 410 to 656, ये जो वेवलेंथ का रेंज है ये विजुअल रीजन में है। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस इसमें भरा और बाद में अपन ने हीट सप्लाई किए, तो वहां से जो रेडिएशंस बाहर आएंगे वो रेडिएशंस किसी स्क्रीन के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद, अगर ये एक्सपेरिमेंट हम डार्क रूम में परफॉर्म कर रहे हैं जहां कोई उजाला नहीं है समझो, और ऐसी जगह पे अगर मान लीजिए अपन ने ये ट्यूब, गैस ट्यूब जिसको हीट कर दिए, तो यहां से जो रेडिएशंस निकलेंगे वो रेडिएशंस बाद में किसी दीवार के ऊपर इंसिडेंट कर देते, तो फिर ये एक इस तरह का बैंड तैयार होगा। इसका कलर कुछ वायलेट टाइप रहेगा और जिसकी वेवलेंथ रहेगी 410। मतलब ये जो कलर का बैंड किसकी वजह से मिला है, तो यहाँ 410 नैनोमीटर वेवलेंथ के रेडिएशंस इस रीजन में आए। मतलब ये समझो एक स्क्रीन और स्क्रीन ट्यूब और इधर कोई ट्यूब, ये समझो ट्यूब कौन सी, जहां हाइड्रोजन गैस भरा है और इसको हमने दिए वोल्टेज ताकि ये हो गया हॉट। फिर यहां से निकले हुए रेडिएशंस, ये ग्लास ट्यूब है तो यहां से निकले हुए रेडिएशंस इंसिडेंट किया अपन ने स्क्रीन के ऊपर, ये समझो स्क्रीन। तो स्क्रीन के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद यहाँ ऐसा एक वायलेट कलर का बैंड मिला। वो वायलेट कलर के बैंड के अंदर क्या पता चला कि सारे जितने भी वेव्स यहाँ आए वो सबकी वेवलेंथ 410 नैनोमीटर थी। उसके बाद कुछ ब्लू कलर का एक बैंड मिला जिनकी वेवलेंथ थी 434 नैनोमीटर। मतलब इसमें सारे वेवलेंथ, सारे रेडिएशंस ये वेवलेंथ के थे। उसके बाद यहां 486, ये रहा 486 जिसके अंदर सारे रेडिएशंस की वेवलेंथ 486 नैनोमीटर थी, ग्रीन कलर का ये मिला। और 656 थोड़ा सा ऑरेंज या येलोइश कलर का ये पट्टा मिला। तो दिस स्पेक्ट्रम, मतलब स्पेक्ट्रम क्यों कहेंगे अपन, ये ऐसी लाइंस मिली, so that's why this is sometimes called as line spectra। लाइन स्पेक्ट्रा कहा जाता है। यानी हुआ क्या, क्या बात मतलब क्या बात है ये फिर से बताता हूं मैं ये, कि जैसे समझो ये एक ट्यूब, इस ट्यूब में अपन ने भर दिए हाइड्रोजन गैस और इसके दो टर्मिनल्स के बीच में अपन ने एक दो एंड्स के तरफ दो इलेक्ट्रोड्स लगाकर हमने वोल्टेज दे दिए, तो गैस हीट हो जाएगा और हीट होने के बाद यहां से
स्पेक्ट्रल मतलब यहां से रेडिएशन मतलब रेज निकलेंगे, समझो। रेज बोलना उचित नहीं है, लेकिन फिलहाल तुमको समझने के लिए रेज निकलेंगे, और वो रेज इतनी जगह पर इंसिडेंट किए हुए, मतलब केवल सॉरी यहां से निकलने वाले रेज ने ऐसा स्पेक्ट्रम तैयार किया, ऐसे लाइन्स तैयार किए, ऐसा समझो। इतने पार्ट में जितनी भी लाइन्स आई उन सबकी वेवलेंथ 410 नैनोमीटर थी, और वो वायलेट कलर का बैंड तैयार हुआ। बाद में यहाँ ब्लूइश कलर का बैंड तैयार हुआ, या ग्रीनिश कलर का बैंड तैयार हुआ, और यहाँ कुछ ऑरेंज या येलोइश कलर का बैंड तैयार हुआ, और जिसकी वेवलेंथ थी 656 नैनोमीटर। तो ये जो इसके अलावा कुछ नहीं, ये जो स्पेक्ट्रम मिला, तो ये स्पेक्ट्रम दिखने लगा और नेचुरल है, क्योंकि 410 नैनोमीटर की अगर मान लीजिए रेडिएशन आते हैं तो वो विजिबल लाइट में है। इसका मतलब उससे अपने ये दिखेगा, ये भी दिखा, ये भी दिखा, ये भी दिखा, वो कलर पर्टिकुलरली वैसे। तो सच ये स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन, दैट इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा। ये लाइन स्पेक्ट्रा मिला, और इन लाइन्स को कहा जाता है इमिशन लाइन्स। अच्छा, इनके अलावा 410 नैनोमीटर से भी कम वेवलेंथ, 410 नैनोमीटर कहा या 400 नैनोमीटर कहा, तो ये मिनिमम वेवलेंथ है विजिबल रीजन की। उससे कम वेवलेंथ अगर बोलते तो अल्ट्रा वायलेट आएगा। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस भी मिल गए, हालांकि वो दिखेंगे नहीं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी वहां से निकलते हैं ये ऑब्जर्व किए। इंफ्रारेड यानी रेड के बाद हायर वेवलेंथ 656 के बाद 656 नैनोमीटर के बाद वाले रेडिएशंस भी पाए गए। those will be called as infrared, रेड के बाद हायर वेवलेंथ वाले ये भी पाए गए। अब इन रेडिएशंस के ग्रुप बनाए गए। अब ये इतने जो विजिबल रीजन में जितने रेडिएशंस थे उनका एक ग्रुप बना, और जिन जिन साइंटिस्ट ने ये रेडिएशन स्टडी किए, हाइड्रोजन गैस से निकलने वाले रेडिएशन स्टडी किए, तो उस ग्रुप को उन साइंटिस्ट का नाम दिया, और उस ग्रुप को कहा जाता है सीरीज। अब ये बातें अपने को काफी क्लियर हो जाएंगी आगे, लेकिन फिलहाल टाइम बिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है ये देखने के लिए मैं थोड़ी सी जनरल आइडिया दे रहा हूं। तो वो सीरीज, अब उस सीरीज में अल्ट्रावायलेट रीजन में जितने भी रेडिएशंस बाहर आए, तो वो रेडिएशन स्टडी किए थे लामन ने, तो उसको कहा जाएगा लामन सीरीज। विजिबल रीजन में जो रेडिएशंस बाहर आए थे, जो रेडिएशंस विजिबल रीजन में मिले, तो उनको स्टडी किया था बामर ने, दैट वाज कॉल्ड बामर सीरीज। इंफ्रारेड रीजन में एक सीरीज मिली थी, पास्चन नाम के साइंटिस्ट ने वो पाई थी, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट, हर्न, ये अलग अलग सीरीज के नाम है, ये सारे साइंटिस्ट के नाम है। और इन साइंटिस्ट ने स्पेक्ट्रल लाइंस, हाइड्रोजन गैस से निकलने वाली जो स्पेक्ट्रल लाइंस है इनकी स्टडी किए, उनका ग्रुप बनाए, तो वो ग्रुप को अलग अलग ग्रुप को कहा जाता है सीरीज। और वो जिस साइंटिस्ट ने वो स्टडी किए उस साइंटिस्ट के नाम से वो सीरीज आ गई, तो पॉइंट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। इनके डिटेल्स अपने को आगे देखना है, लेकिन अभी मुझे क्या बताना है यहाँ, तो ये जो सीरीज मिली थी, इन सीरीज में जो वेवलेंथ क्या रहेगी, स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ क्या रहेगी, तो उसका एक रिलेशन मिला, दैट रिलेशन वाज 1/λ equals to r into 1/n² minus 1/m², where λ is the wavelength of that spectral line
मतलब जो स्पेक्ट्रल लाइन निकली उसका वेवलेंथ, आर इज सम कांस्टेंट, उसको भी स्पेशल नाम बाद में दिया जाएगा, वो देखते हैं। एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड एम is the number of more than n. So here n takes the values from 1, 2, 3, that is principal quantum numbers, 4 and so on according to this series respectively. Lagrange series के लिए 1, Balmer series के लिए 2, Paschen series के लिए 3 and so on, इस तरह से। एंड m इज मोर देन n, m इज मोर देन n। ये फॉर्मूला क्या बताता है, क्या शो कर रहा है, कैसे फॉर्मूला आता है, ये बाद में देखते हैं। लेकिन ये जो स्पेक्ट्रा है, ये जो स्पेक्ट्रल लाइन मिली है हाइड्रोजन गैस के लिए, इसको कहा जाता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। And this atomic spectra was not, why this spectra is obtained was not explained by Rutherford. That's why there is something wrong in Rutherford's atomic model, it was said. उन्हीं दिनों में नील बोर ये साइंटिस्ट क्वांटम फिजिक्स, उन दिनों में क्वांटम फिजिक्स का भी बोलबाला था, वो क्वांटम फिजिक्स की स्टडी कर रहा था और वो क्वांटम फिजिक्स को यूटिलाइज करते हुए ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में उसने एक्सप्लेनेशन दिया, या ऐसा स्पेक्ट्रा क्यों मिलता है, ये एक्सप्लेनेशन दिया। और वहां से एटम की स्ट्रक्चर काफी क्लियर हो गई। मतलब रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल बताया था, वो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कुछ रॉन्ग निकला, क्योंकि उसके मेन पोस्टुलेट, मेन ड्रॉबैक ये था उसके एटॉमिक मॉडल का कि मिलने वाली ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो कंटिन्यूअस मिलनी चाहिए थी। उसका अगर कहना सही मान लेते, रदरफोर्ड का कहना सही मान लेते, तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलनी चाहिए तो वो सारे वेवलेंथ की स्पेक्ट्रल लाइन मिलनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं मिलता, ऐसा डिस्क्रीटली एक एक क्यों मिलती है, इन दोनों के बीच में कोई भी वेवलेंथ के रेडिएशन क्यों नहीं मिले, दैट वाज नॉट एक्सप्लेन, दिस एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाज नॉट एक्सप्लेन बाय रदरफोर्ड। अब नील बोर क्या कहता है, उसके पोस्टुलेट देखो, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम कहा जाता है इसको, उसका एटॉमिक मॉडल को बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये इसलिए कहा हाइड्रोजन एटम की थ्योरी क्यों, यानी एक्चुअली ये एटॉमिक मॉडल है बोर का। बोर ने बताया कि एटम की कंस्ट्रक्शन क्या है, एटम की स्ट्रक्चर क्या है एक्चुअल, और जो उसने बताया वही स्ट्रक्चर अभी इन दिनों में जो हम मानते हैं वो एक्चुअल स्ट्रक्चर बोर ने बताया। तो फिर उसको नाम देना चाहिए था बोर एटॉमिक मॉडल। लेकिन बोर ने क्या किया, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन एटम के बारे में ये सारी बातें बताया। बाद में लोगों ने, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने बोर का कहना दूसरे भी एटम के लिए, दूसरे भी एलिमेंट के एटम के लिए एप्लीकेबल किया, अप्लाई किया, लेकिन पर्टिकुलरली बोर ने केवल हाइड्रोजन एटम के लिए अप्लाई किया था। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलो एनीवे, क्या कहना है बोर का, पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट नंबर 1, क्या कहता है। अब ये थोड़ा सा रिकॉल करो, रदरफोर्ड ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस।
उसका कहना अगर सच मान लेते तो क्या गलती मिल रही थी कि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो फिर वो सर्कुलर मोशन में है, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन में है। और एक्सेलरेटेड मोशन में कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल, चाहे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो या निगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो, वो अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो एनर्जी लॉस करते जाता है, इमिट करते जाता है। और ऐसा अगर ये एनर्जी इमिट करते गया तो फिर इलेक्ट्रॉन की सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस भी क्या होगी, कम कम होती जाएगी और फाइनली वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर गिरना चाहिए, ऐसा कंक्लूजन मिला था। लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में ही क्यों घूमता है, स्पाइरल पाथ फॉलो क्यों नहीं करता, दैट वाज नॉट एक्सप्लेन बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का प्रॉब्लम क्या रहा, रदरफोर्ड ने बताया इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट। अब ये बात तो हमको भी मालूम है, अभी फिलहाल तुमको भी मालूम है इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, और रदरफोर्ड ने भी यही बात बताया। तो ड्रॉबैक क्या हुआ, अब देखते पहले पोस्टुलेट में बोर क्या कहता है, अगेन इन हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन, ऑफकोर्स हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, दैट रिवॉल्व्स इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। वही जो कहा था रदरफोर्ड ने, वही तो इसने भी कहा। फिर फर्क क्या हुआ, सेकंड पोस्टुलेट में पता चल जाएगा। लेकिन फर्स्ट पोस्टुलेट में क्या कहता है वो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्कुलर ऑर्बिट। आगे चलकर ये बोलता है कि उसकी सर्कुलर मोशन के लिए लगने वाला सेंट्रिपिटल फोर्स, फर्स्ट चैप्टर में देखे अपन ने या 11th स्टैंडर्ड में देखे सर्कुलर मोशन में, ओके। इस चैप्टर में मतलब इस स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के लिए रोटेशनल डायनामिक्स या इस फर्स्ट चैप्टर में देखे अपन ने, जब भी कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना चाहता है तो फिर उसको सेंटर की तरफ खींच कर रखने वाला सेंट्रिपिटल फोर्स नाम का फोर्स होना चाहिए। तो फिर बोर क्या कहता है, इस इलेक्ट्रॉन की सर्कुलर मोशन के लिए लगने वाला सेंट्रिपिटल फोर्स कौन देता है, तो न्यूक्लियस के ऊपर रहने वाला पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर रहने वाले नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके रखता है, और वो अट्रैक्शन का फोर्स यानी सेंट्रिपिटल फोर्स का काम करता है। मतलब क्या कि ये समझो न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो रदरफोर्ड ने भी बताया बराबर है ये, और ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमना चाहता है इस ऑर्बिट में। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ बंधा हुआ है और इसलिए वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। मतलब इसकी सर्कुलर मोशन के लिए लगने वाला सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ खींच कर रखने वाला फोर्स कौन देता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देता है। किस किस के बीच में, इस न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इनके बीच में। सो दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट। क्या है फर्स्ट पोस्टुलेट, इन हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। उसकी centripetal force required for circular motion of this electron is given by the electrostatic force between positively charged nucleus and negatively charged electron। अब ये बताओ कि इससे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का जो ड्रॉबैक था वो कैसे रिमूव हुआ, हुआ ही नहीं, क्योंकि बोर भी कहता है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है। अब सेकंड पोस्टुलेट देखो, पोस्टुलेट नंबर 2। रदरफोर्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि उसने ऑर्बिट कैसी होनी चाहिए, मतलब क्या रेडियस होनी चाहिए, ये बताया नहीं। ऐसा बताया कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है,
बोर कहता है वो कोई भी रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमेगा, वो रेडियस उसकी इतनी होनी चाहिए उस ऑर्बिट की कि ताकि उस ऑर्बिट में घूमते हुए जब एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन का, तो वो एंगुलर मोमेंटम h डिवाइड बाय 2 पाई h स्मॉल h, दिस इज कॉल्ड प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.23 इंटू 10⁻23 minus 23 जूल सेकंड minus 34 सॉरी जूल सेकंड। ये प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है h इक्वल्स टू 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। अब ये वैल्यू इसमें रख दिए, 2 पाई से उसको डिवाइड किए, समझो वैल्यू कुछ समथिंग x आती है। डेलिबरेटली अपने को कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए इसके लिए मैं ये वैल्यू बताता हूँ। सपोज h अपॉन 2 पाई की वैल्यू, फॉरगेट दिस नंबर, h अपॉन 2 पाई की वैल्यू कुछ समझो 12 आती है, h अपॉन 2 पाई की वैल्यू कुछ 12 आई समझो। अब हमको ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में घूमता है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल रेडियस इतनी लिए, ये रेडियस, ये अलाउड ऑर्बिट है या नहीं ये देखेंगे। ये रेडियस लेते हुए एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन ये, इसका मास m, रेडियस r, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला L इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? घूमने वाले का। कौन? इलेक्ट्रॉन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन m, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट मतलब वो डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन r, mr²। ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी यानी linear velocity divided by r, so this will be simplified as m v r. This is the angular momentum. V is the speed with which it is revolving. अब r is the radius. अब ये देखना है, बोर का कहना ये था कि रेडियस इतनी होनी चाहिए कि अगर वो रेडियस को इस फॉर्मूले में रखकर एंगुलर मोमेंटम उस इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट किए तो वो एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई इस नंबर के, इस वैल्यूज के एक तो बराबर आना चाहिए या उसके डबल आना चाहिए या ट्रिपल आना चाहिए या 4 टाइम्स आना चाहिए, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल आना चाहिए। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, radius of this orbit should be such that कि if we calculate the angular momentum of the electron while revolving in that orbit, that angular momentum must be equal to how much? Integral multiple of h upon 2 pi n times h upon 2 pi आना चाहिए। What is n? Integral number. n will take the values from 1, 2, 3, 4 and so on. मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ, हमने देखे कि इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा या नहीं, तो इसकी रेडियस लेकर एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किए। वो एंगुलर मोमेंटम इतना आया। अभी जैसे मान लीजिए मैंने जब एंगुलर मोमेंट h अपॉन 2 पाई की वैल्यू 12 समझा और इस ऑर्बिट में घूमते हुए या ऑर्बिट की रेडियस जो भी हो, इस रेडियस को लेकर जब हमने एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किए तो वो एंगुलर मोमेंटम आया 8। एंगुलर मोमेंटम mvr की वैल्यू आई 8 और h अपॉन 2 पाई की वैल्यू है 12।
8 इज नॉट इक्वल टू 12, मतलब एंगुलर मोमेंटम इज नॉट इक्वल टू h अपॉन 2 पाई, neither it is 1 times or 2 times or 3 times. Therefore electron will not revolve in this orbit. इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं होगा, वो अलाउड ऑर्बिट नहीं है उस इलेक्ट्रॉन के लिए। यही बात रदरफोर्ड ने नहीं बताया था। रदरफोर्ड ने केवल इतना बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट। बोर क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन विल नॉट रिवॉल्व इन एनी ऑर्बिट, इट विल रिवॉल्व ओनली इन अलाउड ऑर्बिट। कौन सी ऑर्बिट अलाउड होगी? वो ऑर्बिट अलाउड होगी जिस ऑर्बिट की रेडियस इतनी होनी चाहिए कि उस ऑर्बिट में घूमते हुए अगर उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया जाए तो दैट एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 पाई। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल h अपॉन 2 पाई की वैल्यू अगर 12 है तो मैं दूसरी ऑर्बिट लेता हूं, ये समझो। अब ये ऑर्बिट में इसकी रेडियस थोड़ी बढ़ गई, तो बढ़ गई तो फिर हम mvr की वैल्यू कैलकुलेट किए, वो mvr की वैल्यू एग्जैक्टली 12 आई, मतलब h अपॉन 2। so this is here mvr, that is angular momentum, and this is here h upon 2 pi। तो mvr की वैल्यू भी 12 आई है और h upon 2 pi की वैल्यू 12 आई, मतलब एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h upon 2 pi। तो दिस विल बी रिटन एज 1 टाइम्स ऑफ h upon 2 pi। तो फिर ये फर्स्ट अलाउड ऑर्बिट रहेगी, पहले नंबर की अलाउड ऑर्बिट। फिर दूसरी, अब ये ऑर्बिट अलाउड है या नहीं ये देखना है, तो इसकी रेडियस लेंगे, रेडियस लेकर फिर से एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। वो एंगुलर मोमेंटम अगर मान लीजिए 16 आया, एंगुलर मोमेंटम 16 और h upon 2 pi की वैल्यू 12, 16 इज नॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 12 नहीं है, दैट्स व्हाई दिस ऑर्बिट विल नॉट बी अलाउड ऑर्बिट। फिर रेडियस दूसरी देखते हैं, ये समझो इसके लिए रेडियस बढ़ गई, इसके लिए एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। सपोज इट इज 12, सॉरी एंगुलर मोमेंटम इज 24, तो 24 कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ 12, 2 टाइम्स ऑफ 12, तो 12 इज नथिंग बट h upon 2 pi। तो एंगुलर मोमेंटम कितना हुआ? 2 टाइम्स ऑफ h upon 2 pi, 2 टाइम्स, तो 2 इज द इंटीग्रल नंबर। अब ये सेकंड अलाउड ऑर्बिट रहेगी, यानी ये फर्स्ट अलाउड ऑर्बिट, ये सेकंड अलाउड ऑर्बिट, और ये फर्स्ट और सेकंड के बीच में जितनी भी पॉसिबल ऑर्बिट्स होंगी वो अलाउड नहीं रहेगी, मतलब उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन नहीं घूम पाएगा। अगर घूमना चाहता है तो क्या होगा, तो अपनी एनर्जी लॉस कर देगा वो। और ये जो स्टेबल इस ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस नहीं करेगा, ऐसा उसका कहना था, बोर का। फिर ऐसी ऑर्बिट को स्टेबल ऑर्बिट्स कहा जाएगा, क्योंकि एटम स्टेबल रहेगा उन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हुए। स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहा जाएगा उसको, अलाउड ऑर्बिट भी कहा जाएगा, परमिटेड ऑर्बिट कहा जाएगा, क्योंकि इन ऑर्बिट्स में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन स्टेबल, मतलब एटम स्टेबल रहेगा और इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली उस ऑर्बिट में घूमेगा। सो दिस पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट इज कॉल्ड एज द पोस्टुलेट ऑफ स्टेबल ऑर्बिट। once again I am repeating, postulate of second orbit, postulate of stable orbit. What does it say? क्या कहता है वो? Radius of the orbit should be such that if we calculate the angular momentum of the electron while revolving in that orbit, then that angular momentum must be integral multiple of h upon 2 pi, where h is Planck constant, which value is 6.64, 63 into 10 power minus 34 जूल सेकंड। तो उसके इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। अगर 1 टाइम आया, जब भी मैंने बताया, तो वो पहली अलाउड ऑर्बिट रहेगी।
दूसरी अलाउड ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए? 2 टाइम्स ऑफ h/2π। तीसरी अलाउड ऑर्बिट के लिए क्या होना चाहिए? 3 टाइम्स ऑफ h/2π। सेवंथ अगर ऑर्बिट बोलना है तो 7 टाइम्स ऑफ h/2π एंगुलर मोमेंटम आना चाहिए। रेडियस उतनी होनी चाहिए कि जब हमने रेडियस को लेकर एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किए तो वो एंगुलर मोमेंटम 7 टाइम्स ऑफ h/2π अगर आया तो देन इट विल बी द सेवंथ अलाउड ऑर्बिट। दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट और यही पोस्टुलेट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक रिमूव करता है। नेक्स्ट, थर्ड पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी। थर्ड पोस्टुलेट में यह कहता है कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी के ऑर्बिट से लोअर एनर्जी के ऑर्बिट में जंप करता है, ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉन कैन मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू द, जैसे फॉर एग्जांपल 7th एनर्जी ऑर्बिट से 1st एनर्जी ऑर्बिट में, या 7th एनर्जी ऑर्बिट से 4th एनर्जी ऑर्बिट में, 4th ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो सकता है। और ऐसे करते वक्त while doing this the electron radiates the energy। जिस फॉर एग्जांपल 7th ऑर्बिट में होते हुए उसकी एनर्जी E7, बाद में वो 3rd ऑर्बिट में आया उसकी एनर्जी E3। 7th ऑर्बिट में जब था तो वो एनर्जी ज्यादा थी, 3rd ऑर्बिट में आया तो एनर्जी कम, तो E7 माइनस E3, क्योंकि 3rd ऑर्बिट में आने के बाद वो घूमने लगा 3rd ऑर्बिट में, तो जब 7th ऑर्बिट में था तो तब तो उसकी एनर्जी ज्यादा थी, 3rd ऑर्बिट में आया तो उसकी एनर्जी कम हो गई। तो ज्यादा की एनर्जी जो डिफरेंस था 7th और 3rd ऑर्बिट के बीच में एनर्जी का जितना डिफरेंस था वो एनर्जी गई कहां? दैट एनर्जी इज इमिटेड आउट, बाहर आती है, उस एटम से बाहर आएगी। कब? when the electron will jump from the outer orbit to the inner orbit। कितनी एनर्जी बाहर आएगी? तो दोनों एनर्जी के बीच में जितना डिफरेंस है उतने डिफरेंस का एक पैकेट बनता है, बंडल बनता है, उस पैकेट का नाम है फोटॉन, क्वांटम, once again I am repeating what does in third postulate it is said by Bohr। electron can make the transition and jumping from outer orbit, any outer orbit, to the inner orbit of lower energy के ऑर्बिट में ट्रांजिशन होगा। while doing this transition it emits, that electron emits the energy in the form of packet of energy, that is called photon or quantum, and energy of this photon or packet, energy of this packet or energy of this photon is how much? It is equal to the difference between the energies of those two orbits। So these are three postulates of Bohr's theory of hydrogen atom। Once again shortly, this is the most important theory of the chapter, that is the Bohr's theory of hydrogen atom। First postulate देखो, electron revolves in circular orbit, centripetal force required for its circular motion is given by the electrostatic force between positively charged nucleus and negatively charged electron। Second, radius of that orbit should be such that if you calculate the angular momentum of the electron while revolving in that orbit, it must be equal to the integral multiple of h/2π। In that case only the electron will revolve in that orbit। Electron will not revolve permanently in any other orbit। So this such an allowed orbit, कौन सी allowed orbit रहेगी? जिसके लिए जिस ऑर्बिट में घूमते हुए एंगुलर मोमेंटम जब कैलकुलेट करेंगे तो h/2π की इंटीग्रल मल्टीपल ही आना चाहिए।
तो वो अलाउड ऑर्बिट रहेगी, एंड दोज अलाउड ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एज स्टेबल ऑर्बिट्स और स्टेशनरी ऑर्बिट्स और परमिटेड ऑर्बिट्स। इन ऑर्बिट की खासियत क्या है? तो इन ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस नहीं करता, परमानेंटली वो ऑर्बिट में घूमते रहता है। एंड फाइनली थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन कैन मेक द ट्रांजिशन, इट कैन मेक द जंपिंग फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू द इनर ऑर्बिट। While doing this transition, it emits the energy. It emits the energy in the form of a packet, in the form of a bundle, and that packet is named as photon or quanta. तो एनर्जी का पैकेट करके बाहर आता है वो, और उस पैकेट में कितनी एनर्जी रहती है? इट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन दोज टू एनर्जी लेवल्स। मान लीजिए 10th ऑर्बिट से 5th ऑर्बिट में जंप कर रहा, तो 10th ऑर्बिट की एनर्जी और 5th ऑर्बिट की एनर्जी में जितना डिफरेंस रहेगा उतना डिफरेंस का पैकेट बनेगा और वो पैकेट बाहर आएगा, एनर्जी का पैकेट बाहर आएगा। दैट इज दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पोस्टुलेट, और इस चैप्टर में अपने को इन्हीं पोस्टुलेट को लेकर आगे बढ़ना है, इसी थ्योरी को लेकर आगे बढ़ना है। दैट वी शैल सी लेटर।